अस्सलाम वालेकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन मेडिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर्स के बारे में है। इसमें फिर फर्दर बात आगे चल के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन भी देखेंगे। तो इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर में क्या होता है, हम देखेंगे कि बहुत सारी एटेन्युएशन जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी गैमा रेडिएशन की मैटर में वो किस वजह से होती है, इंटरेक्शन की वजह से होती है। यानी जो इंटेंसिटी में कमी है वो किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। जो आने वाला फोटॉन और जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है टारगेटिंग एटम के बीच में, उनके बीच में ये इंटरेक्शन होती है। तो इस सारे हिस्से में या वो अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर देगा, कुछ हिस्सा ज़ाया करेगा या कुछ भी नहीं ज़ाया करेगा। तो इस बुनियाद पे हम 3 डिफरेंट बहुत सारे होते हैं, मगर यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ कि कंप्लीट अब्जॉर्ब हो जाएगा फोटॉन। तो हम कहेंगे कि इसमें आयनाइजेशन भी होगी और फ्री आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर पार्शियल अब्जॉर्प्शन होगी एनर्जी की, जिससे लो एनर्जी फोटॉन भी निकलेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन भी आएगा। इस फिनोमेना को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और अगर 2 पार्टिकल क्रिएट हो गए तो हम कहेंगे ये पेयर प्रोडक्शन है। तो अब ये जो कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है कि सामने डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यानी हाई एटॉमिक नंबर है तो उसमें ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो लेड जो है ज्यादा टेनुएटिंग है, यानी लेड में ज्यादा इंटेंसिटी कम होगी। इसीलिए लेड को यूज किया जाता है रेडिएशन शील्डिंग के लिए। अब जहां से ज़हन में सवाल उठता है कि लेड के आस-पास और भी तो एलिमेंट हैं, तो वो जितने यानी इसके करीब वाले जो एटॉमिक नंबर वाले हैं, वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसीलिए लेड को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो लेवल है अटेन्युएशन गामा रेडिएशन का, वो डिपेंड करता है फोटॉन की एनर्जी पे भी। जितनी हाई एनर्जी होगी टिपिकली उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट करेगा तो उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी में अटेन्युएशन आएगी। गैमा रे फोटॉन रिमूव हो जाती है बीम से बाय एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग प्रोसेस से। तो डिफरेंट इंटरेक्शन डिपेंड करती है फोटॉन की एनर्जी पे। तो आज हमारा मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम फिनोमेना है जिसमें फोटॉन ट्रांसफर करता है अपनी मुकम्मल एनर्जी, इंटायर एनर्जी, किसको, एक टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को। रिजल्ट में क्या होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है फोटॉन की और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रॉम द एटम। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम ही इसीलिए दिया गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फोटॉन कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाए बाउंड इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिले कि वो स्केप हो जाए अपनी बाइंडिंग पोटेंशियल से जिसने उसे बांध के रखा हुआ है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो मूव करेगा, वो आने वाले फोटॉन में से उसकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे तो उसकी काइनेटिक निकलेगी। अब इस सारे में हम कह सकते हैं कि जो फोटॉन की एनर्जी है 2 कंपोनेंट्स में गई। एक उसकी बाइंडिंग एनर्जी से निकालने के लिए और एक काइनेटिक के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया एनर्जी ओवरकम बाइंडिंग, ई बाइंडिंग, और ये इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराने में इस्तेमाल हुई। बच जाने वाली उसकी क्या बन गई, काइनेटिक बन गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे नजर आ रही है। फिर एटम जो है उसे बाउंड होना होगा इलेक्ट्रॉन में, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन इसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो आपके पास थर्ड पार्टी को यानी कि न्यूक्लियस के बगैर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन नहीं बनाएगा। अब अगर हम देखें कि फोटॉन की एनर्जी से इसमें क्या-क्या वेरिएशन आ सकती है। एक लफ्ज़ होगा थ्रेशोल्ड कंडीशन। इसका मतलब होगा कि ये प्रोसेस होने के लिए जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो उससे लेस नहीं होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी से। तो हम आप कहेंगे कि भई आपके पास आने वाली फोटॉन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है। और अब्जॉर्प्शन एज का मतलब अगर वो एनर्जी एग्ज़ैक्ट इक्वल हो गई, तो इंटरेक्शन एनर्जेटिकली तो पॉसिबल होगा, मगर फोटॉन 0 काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक अब्जॉर्प्शन एज क्रिएट होगा। तो इसमें पहले हम के अब्जॉर्प्शन एज देखते हैं। जब फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज करती है थ्रू के शेल बाइंडिंग एनर्जी, हम कहेंगे वहां पे एक डिसकंटिन्यूअस ड्रॉप आता है फोटो इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन में। क्या मतलब, हम कहेंगे कि ये होता है कि फोटॉन की एनर्जी लेस हो जाती है के से, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता के शेल से। तो अब आपके पास इसी तरह एल अब्जॉर्प्शन में हैवी एलिमेंट्स जैसे लेड होते हैं, तो वहां पे 3 डिस्टिंक्ट साइज होते हैं, L1 L2 L3, 3 सब शेल आप कह लो, 3 एल सब शेल के लिए। तो ये अगर करते हैं लो एनर्जी विद द
के एज पे। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको समझ आएगा, ये फोटॉन की एनर्जी है। अब देखें ये फोटॉन की एनर्जी में जैसे एकदम आप देख सकते हैं कि एक डिक्रीज के बाद इंटेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे उसका काउंट रेट है, फिर वो नीचे आया। फिर आपके पास हम कहेंगे इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। लो एनर्जी पे जो फोटॉन की वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है एटॉमिक डायमेंशन, और इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो एकदम देखो इंटरेक्शन बढ़ गई तो काउंट रेट बढ़ गए। तो हाई एनर्जी पे फोटॉन लेस यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, वो उनको नियरली फ्री समझता है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो आप देखिए बड़ी तेजी से वो कम होती है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है। तो प्रोबेबिलिटी जो फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की वो डिक्रीज हो जाती है शार्पली जब फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज करती है। हायर फोटॉन के पास ज्यादा मोमेंटम होता है तो वो लेस इफेक्टिवली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है जब फोटॉन जस्ट एक्सीड करता है बाइंडिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे देखो एकदम प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इधर देखो 3 दफा जंप लगा तो 3 दफा प्रोबेबिलिटी बढ़ी सब शेल के लिहाज से। तो अगली चीज है वेरिएशन। अगर हम देखें एटॉमिक नंबर ऑफ ऑब्जॉर्बर के लिहाज से तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है एटॉमिक नंबर पे। हम कहेंगे फोटोइलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन पर एटम यानी जो प्रोबेबिलिटी इंटरेक्शन होने की वो रफली जी की पावर 4 के लिहाज से वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो। तो हाई जी मटीरियल वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्बर है फोटॉन के, और वाइडली यूज्ड होते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पस में, और पर्टिकुलर फोटॉन विद लो एनर्जी में। अगर हम देखें कि बोन अपीयर्स होती हैं वाइड रेडियोग्राफ पे, क्योंकि हाई जी जो होता है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है देन द सॉफ्ट टिश्यू। आयोडीन और बैरियम ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कंट्रास्ट एजेंट के लिए, और लेड एक्सीलेंट शील्डिंग के लिए होता है। अगर आप इस टेबल में देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि सॉफ्ट टिश्यू में फोटोइलेक्ट्रिक की प्रोबेबिलिटी इंतहाई कम है, लेड के अंदर इंतहाई क्या है, ज्यादा है। फिर अगर हम देखें कि डायरेक्शन जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की है तो वो हम कहेंगे जो डायरेक्शन एमिशन और वेरी करती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ। लो एनर्जी पे वो राइट एंगल पे जाता है यानी 90 डिग्री पे, कम जितनी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो तो वो राइट पे जा रहा है। और जितनी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन 1.5 पे देखो तो क्रॉस ऑलमोस्ट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपके पास यहाँ से समझ आती है। फिर इसके साथ सेकेंडरी प्रोसेस भी कुछ हो जाते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करता है एटम को, खाली एक वैकेंसी दे जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया इनर शेल में। अब एटम अनस्टेबल हो गया, वहां पे डी एक्साइटेशन होगी। वहां पे दो मैकेनिज्म हो सकते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स या फ्लोरिसेंट एक्सरे एमिशन। तो आउटर शेल से कोई नीचे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा इनर शेल में, और वो जो डिफरेंस होगा उसके मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकल आएगी। यानी आउटर वाला जो लोअर में आ रहा है, जैसे एल से के में आ सकता है, एम से के में आ सकता है, एम से एल में आ सकता है। तो ये चीज आपके पास, तो ये जो एनर्जी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस होगी जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करने आएगा के की वैकेंसी को, और कंट्रीब्यूट करेगा पेशेंट की डोज में और इमेज फॉर्मेशन इन टंगस्टन शील्ड एक्सरे ट्यूब में। फिर अगर हम बात करें कि जो उगर इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, तो एक्सरे एमिशन की बजाय जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है अनदर बाउंड इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करती है। तो हम कहेंगे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपके उगर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर आप गूगल इलेक्ट्रॉन में देखें तो हम कहेंगे जो बाइंडिंग इनिशियल एनर्जी है, जो बाइंडिंग की ट्रांजिशन की एनर्जी और बाइंडिंग की उगर की इलेक्ट्रॉन, तो आने वाली एनर्जी में से दो एनर्जी निकल रही हैं, तो वो आपके पास एनर्जी होगी उगर इलेक्ट्रॉन की। अब ये आमतौर पे लो जी बायोलॉजिकल टिश्यूज में होता है ये प्रोसेस। उगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंतहाई कम होती है और शॉर्ट रेंज होती है यानी नैनोमीटर की हद तक की होती है। अगर हम कहें कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं तो हाई लोकल यानी डेंस आयनाइजेशन हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब एक लफ्ज आया फ्लोरिसेंट यील्ड। तो प्रोबेबिलिटी की एक वैकेंसी जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस करे बजाय उगर इलेक्ट्रॉन के, तो हम कहेंगे हाई जी मटेरियल जो होते हैं वो हाई फ्लोरिसेंट यील्ड के होते हैं, जबकि लो जी मटेरियल जो होते हैं जैसे ह्यूमन टिश्यू होते हैं वो वेरी लो एनर्जेटिक एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोकली वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।